गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे जल संरक्षण एवं उसका प्रबंधन। जल संरक्षण एवं उसका प्रबंधन जो शायद वीडियो में पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा रुक गया था, वो जल संरक्षण क्यों किया जाए, ऐसी क्या आवश्यकता है कि जल का संरक्षण करें। ऐसा मैंने आपको उसमें समझाया था कि यदि हम पूरे पृथ्वी पर देखें, पूरे जैव मंडल का लगभग 100% जल, पूरे जैव मंडल का 100% जल, उसमें से लगभग 97 या 97.5% जल है वो समुद्रों में खारे पानी के रूप में है। ठीक है, बचा उसमें से बर्फ और तरल द्रव के रूप में है, बहजल जो जल चक्र में काम आता है उसके रूप में है। तो लगभग 97% जल खारा पानी समुद्रों में, लगभग 2% पानी बर्फ के रूप में जमा है, शेष 1% जल ही जल चक्र के रूप में भाग लेता है। बाकी जल खारा पानी समुद्रों में है जो आपके काम का नहीं है। तो आने वाले भविष्य को देखते हुए जो समुचित जल है उसको बनाए रखने के लिए उसका संरक्षण करना और प्रबंधन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जल एक चक्रीय संसाधन है जिसका चक्र लगातार चलता रहता है और चलना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अधिकांश पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, नदियों का, तालाब का जल प्रदूषित हो रहा है। इसलिए हमें यदि संरक्षण करना है तो सबसे पहले प्रदूषण को रोकना होगा। जल की उपलब्धता बनाए रखना भी जरूरी है भविष्य के लिए, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, पानी एक प्राकृतिक संसाधन है जिसकी मांग भी लगातार बढ़ रही है। इसलिए ये काम करना भी बहुत अनिवार्य है। जल एक चक्रीय संसाधन है, इसका सुनियोजित रूप से उपयोग करना चाहिए ताकि इसकी कमी नहीं हो और भविष्य में भी ये काम आता रहे। जल का संरक्षण ही जीवन का संरक्षण होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जल संरक्षण हेतु आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। जल संरक्षण के उपाय, हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। आप फटाफट मैं आपको एक समझाऊंगा और एक टॉपिक आपको बोलूंगा और आप उसको लिखेंगे। जल संरक्षण नंबर 1, जल को बहुमूल्य, जल को बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा, जल को बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा घोषित किया जाए। जल को राष्ट्रीय संपदा घोषित किया जाए। नंबर 2, वर्षा जल संग्रहण की विभिन्न तकनीकों को उपयोग में लिया जाए। वर्षा जल संग्रहण की विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाए। नेक्स्ट, वर्षा जल संग्रहण की जो तकनीक है उनको उपयोग में लिया जाए। घरेलू
जल की बर्बादी को रोकी जाए। घरेलू उपयोग में जो पानी काम आता है घरेलू उपयोग में, उसकी बर्बादी को रोका जाए। ऐसे नहीं बर्तन मान रहे पानी गेट में बह रहा है, नहा रहे आप, बाल्टी भर के साबुन लगा रहे पानी बह रहा है। तो विभिन्न प्रकार से जो घरेलू काम आता है पानी, उसमें भी आप उसको बर्बाद ना करें। देन नंबर 4, भूजल का अति दोहन न करें। भूजल का अति दोहन नहीं किया जाए। भूजल का अति दोहन नहीं किया जाए। नेक्स्ट, जल को प्रदूषित होने से रोका जाए। जल को प्रदूषित होने से रोका जाए, यानी विभिन्न प्रकार से, चाहे वो कारखानों का मलबा हो या घरेलू सीवर का पानी हो, नाली का जल हो, ये डायरेक्ट यदि हमारे जल स्रोतों में जाएंगे तो इससे हमारा जो जल स्रोत है वो बिल्कुल प्रदूषित हो जाएगा, वो हमारे काम का नहीं रहेगा। यह समझिए आपने जल के स्रोत को बर्बाद कर दिया, अनयूजलेस कर दिया। तो जल को प्रदूषित होने से रोकना चाहिए। अगला पॉइंट, जल को पुनः चक्रित कर या रिसाइकिल। जल को पुनः चक्रित कर काम में लेना चाहिए। जल को पुनः चक्रित कर काम में लेना चाहिए। अगला पॉइंट, बाढ़ नियंत्रण। जब देखो पानी बहुत ज्यादा बरसता है और वो नदियों में समा नहीं पाता, कई जगह बांध बनाए हुए हैं तो वो बांध या तो फूट जाती है या बांध के रुकने से पानी किसी क्षेत्र में ज्यादा हो जाता है। तो यदि हम बाढ़ का नियंत्रण करना है हमें, तो क्या करना है कि ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं इनको आपस में जोड़ दिया जाए। जिन नदियों में बाढ़ आती है उन नदियों को जोड़ दो। किससे? ऐसी नदियों से जिनमें पानी नहीं रहता। तो यदि हम ऐसा कर पाते हैं, नदियों को आपस में जोड़ दें, नदी को जोड़ने से क्या होगा कि जिस इलाके में पानी ज्यादा होगा वहां से बहाव होकर कम क्षेत्र वाले क्षेत्रों में आ जाएगा। तो नदियों को यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो ये भी काम एक बहुत अच्छा काम होगा, ताकि इस जल का संतुलन पूरी तरह से बना रहे। लेकिन ध्यान ये देना पड़ेगा कि जो उच्च क्षेत्र की नदियां हैं उनमें पानी नहीं रहेगा। उच्च क्षेत्र की नदियां हैं उनका पानी बहकर सब निम्न क्षेत्र में चला आएगा। तो ऐसी नदियां जिनका लेवल लगभग ऐसा हो, बराबर हो, उन नदियों को आपस में जोड़ा जाए तो हम एक तरह से जल का संरक्षण कर सकते हैं और जो बाढ़ का खतरा है उसको भी कम कर सकते हैं। तो सेंटेंस पूरा कीजिए, बाढ़ नियंत्रण व जल के समुचित उपयोग के लिए नदियों को परस्पर जोड़ा जाना चाहिए। नदियों को परस्पर जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है। अब देखो, यदि मान लो हम सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई, और वो भी भौमजल से कर रहे हैं, भूजल से, तो यदि हम सिंचाई की तकनीक अपना लें, आधुनिक तकनीक जैसे सिंचाई फव्वारा विधि है, बूंद बूंद या टपकन विधि है, ऐसी विधियों का यदि हम उपयोग करते हैं तो इससे भी जल का संरक्षण किया जा सकता है। तो एक पॉइंट और लिख लें, कृषि की सिंचाई
कृषि की सच्चाई, फव्वारा विधि या टपकन, टपकन का मतलब है बूंद बूंद, फव्वारा विधि या टपकन विधि से की जानी चाहिए, की जानी चाहिए। तो देखिए अब क्या करें सिंचाई अपनाने के लिए। इसको अपनाने के लिए वैज्ञानिक तकनीक है जिसका नाम है समाकलित जल समर प्रबंधन। समाकलित जल प्रबंधन द्वारा जल संसाधनों का यानी एक तरह से वैज्ञानिक प्रबंधन का एक तरीका है। ठीक है, तो यहां ये उपाय है, इन उपायों के द्वारा हम जल संरक्षण कर सकते हैं यदि करना चाहें तो। ठीक है, अब एक ऐसा ही क्वेश्चन है जो थोड़ा जल संरक्षण के उपाय के लिए ही है, जिसे हम कहेंगे समाकलित जल संभर प्रबंधन। देखिए वैसे देखा जाए तो ये जल संरक्षण का सबसे आधुनिक तरीका है, एक वैज्ञानिक कदम है। समाकलित जल समर प्रबंधन, इसके द्वारा क्या करते हैं कि पृथ्वी के भूगर्भ का जल जो भौम जल है भूजल स्तर बढ़ाने के लिए ऐसी तकनीक काम में लाती है। और इन विशेष क्षेत्रों के लिए क्या करें, इनका प्रमुख उद्देश्य कि वर्षा का जल जो बह जाता है उसको रोकना और रोक करके वो सीधा ही भूमि में जाना। इसके लिए ये समाकलित जल प्रबंधन तकनीक अपनाते हैं। इससे क्या है कि पानी सीधा भूजल में जाएगा, नदी का बेसिन मतलब जो नदी का तल है सहायक नदी का बेसिन बन जाएगा क्योंकि पानी भूगर्भ में जाएगा। इसके अलावा इसके द्वारा समग्र जल प्रबंधन के द्वारा मिट्टी के कटाव को रोका जाएगा ताकि मिट्टी कटे नहीं, भूमि की उर्वरता बनी रहेगी क्योंकि वर्षा का पानी जब उस मिट्टी वहीं पर जाएगा तो वर्षा के जल में जो पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के खनिज लवण उनको भी उसी मिट्टी में यानी उपलब्धता मिल जाएगी। ठीक है, तो समाकलित जो जल समर प्रबंधन है यह एक तकनीक है, एक वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा भूजल स्तर को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 आता है समाकलित जल समर प्रबंधन। ठीक है, इसमें लिखे आप जल संभर प्रबंधन में किसी विशेष क्षेत्र की भूमि व जल प्रबंधन के लिए जल प्रबंधन के लिए कृषि और वानिकी, कृषि के साथ साथ वन रोपण वृक्षारोपण, कृषि वानिकी तकनीकों का सम्मिलित प्रयोग है। नंबर 2 पढ़ लीजिए। जल संभार एक ऐसा क्षेत्र है जिसका जल
एक बिंदु की ओर जिसका जल एक बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। प्रवाहित होता है। यह एक भू आकृति इकाई है। यह एक भू आकृति इकाई है। नंबर 3, जल संभर प्रबंधन। जल संभर प्रबंधन सहायक नदी का वेशीन है। जल संभर प्रबंधन सहायक नदी का वेशीन है, जिसका उपयोग सुविधा अनुसार छोटे क्षेत्रों में समन्वित विकास के लिए किया जा सकता है। समन्वित विकास के लिए किया जा सकता है। जल संभर प्रबंधन, अगला पॉइंट बना दो, चाहे यहां से ऐसे में लिख दो। जल संभर प्रबंधन एक समग्र विकास की सोच है। एक समग्र विकास की सोच है। इसमें मृदा अपरदन, मृदा की उपजाऊ या उर्वरा शक्ति, मृदा की उर्वरा शक्ति, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन, मृदा की अपरदन शक्ति, मृदा की उर्वरा शक्ति यानी उपजाऊ क्षमता बढ़ाना, बाढ़ नियंत्रण, जल संग्रहण, चरागाह भूमि का विकास, वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी शामिल है। जल संबंध प्रबंधन जो कार्यक्रम है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय या पर्यावरण विकास जो मंत्रालय है, वन मंत्रालय, इनके द्वारा किया जाता है। तो लास्ट लाइन में लिखो आप, भारत में
भारत में जल संहर विकास कार्यक्रम, भारत में जल संहर विकास कार्यक्रम कृषि विभाग, कॉमा ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यानी यहां पर जो सौर प्रबंधन का कार्यक्रम है इसको कृषि विभाग भी कर सकता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय कर सकता है और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ये समाकलित जल प्रबंधन जैसे कार्यक्रम है उनका संचालन करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर फिर प्रस्तुत होंगे और वो टॉपिक शायद चलेगा जल संग्रहण की तकनीक। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।